आप जानते हैं हमारी दुनिया, ये ग्लोबल वर्ल्ड हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो सवाल उठता है कि ये बनी कैसे, ये इतनी इंटरकनेक्टेड हुई कैसे। चलिए इस एक्सप्लेनर में हम उस सदियों पुरानी कहानी को ही अनपैक करते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया को शेप किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपसे एक सवाल है, हमारी दुनिया आखिर ग्लोबल बनी कब? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन पिछले कुछ डेकेड्स की बात है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसकी जो जड़ें हैं, इसकी हिस्ट्री, वो इतनी ज्यादा गहरी है ना कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ओके, तो हमारी कहानी शुरू होती है प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। जरा सोचिए, हजारों साल पहले उस टाइम पर भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस आपस में जुड़ी हुई थीं। बट एक बहुत बड़ा बट है यहाँ पर, ये कनेक्शन आज की तरह इंस्टेंट नहीं था। इसका जो स्केल था, इसकी जो पेस यानी रफ्तार थी, वो बिल्कुल अलग थी। और इस एंशिएंट कनेक्टिविटी का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, द सिल्क रोड्स। देखिए, नाम से मत जाइए, ये सिर्फ रेशम ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसे सोचिए एक पल्सेटिंग नेटवर्क की तरह, रास्तों का एक जाल जो दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को आपस में जोड़ रहा था। इट वॉज अ हब फॉर ट्रेड एंड ऑफ कोर्स फॉर मैसिव कल्चरल एक्सचेंज। तो इन रास्तों पर चल क्या रहा था? सिर्फ सामान? हाँ बिल्कुल, चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल्स, मसाले, ये सब तो ट्रैवल करते ही थे। लेकिन इनके साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे आइडियाज, नए इन्वेंशंस और इतने बड़े बड़े रिलीजन्स, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब इन्हीं रास्तों से फैले। और हाँ, एक डार्क साइड भी था, जर्म्स और डिजीजेस, वो भी एक अनचाहे लगेज की तरह इन्हीं रास्तों से पूरी दुनिया में फैल गए। जानते हैं, इन ग्लोबल कनेक्शंस का सबूत सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता, वो आपकी डिनर प्लेट पर भी है। सही में, बिलीव इट और नॉट, हमारे खाने की भी ना अपनी एक सुपर फैसिनेटिंग ट्रैवल हिस्ट्री है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कांटेक्ट का एक जिंदा सबूत है। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ले लीजिए, नूडल्स। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चाइना से ट्रैवल करते करते वेस्ट पहुंचे और वहां जाके वो ट्रांसफॉर्म हो गए और बन गए इटली की वर्ल्ड फेमस डिश स्पगेटी। तो अगली बार जब आप स्पगेटी खा रहे हो ना, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, आप एक पूरी ग्लोबल हिस्ट्री को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फूड हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर एक आम सा आलू था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकाज को कोट ऑन कोट डिस्कवर किया, तो वहां से जो नए फूड्स यूरोप लाए गए, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब सोचने वाली बात यह है कि आलू इतना बड़ा डील क्यों था? देखिए, आलू जैसे नए क्रॉप्स आसानी से उग जाते थे और बहुत न्यूट्रिशियस थे। इसका मतलब यूरोप के गरीब लोगों को अब बेहतर खाना मिल रहा था और इससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। सच पूछिए तो ये क्रॉप्स उनके लिए लाइफ और डेथ का सवाल बन गए थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस ग्लोबल एक्सचेंज का एक डार्क साइड भी था। अब हमारी कहानी फूड से कॉन्क्वेस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो जब स्पेनिश कॉन्करर्स अमेरिकास को जीतने निकले, तो आपके ख्याल से उनका सबसे पावरफुल हथियार क्या था? एक हिंट देता हूँ, उनकी बंदूकें या तोपें नहीं थी। तो फिर ऐसी क्या चीज थी जिसने उन्हें इतनी बड़ी जीत दिलाई? सोचो, क्या हो सकता है? वो हथियार था स्मॉल पॉक्स। जी हाँ, एक जानलेवा जर्म जो यूरोपियंस अनजाने में अपने साथ ले आए थे। बात ये थी कि अमेरिका सदियों से बाकी दुनिया से आइसोलेटेड था, इसलिए वहां के नेटिव लोगों में इस बीमारी से लड़ने की जीरो इम्यूनिटी थी। इस एक बीमारी ने पूरी सिविलाइजेशंस को तबाह कर दिया और यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड जरूर था, लेकिन फिर आया 19th सेंचुरी और अचानक से सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक्सेलरेटर पर पूरा पैर रख दिया हो। ग्लोबल कनेक्शंस की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि एक नई, बहुत कॉम्प्लेक्स और सुपर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनने लगी। और इस नई वर्ल्ड इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट इसे 3 तरह के मूवमेंट्स, या जिसे वो फ्लोज कहते हैं, उससे देखते हैं। बेसिकली ये 3 फ्लोज ही इस पूरे नए ग्लोबल सिस्टम का इंजन थे। तो ये 3 फ्लोज क्या थे? देखिए, पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड, सामान का मूवमेंट, जैसे कपड़ा या गेहूं। दूसरा फ्लो ऑफ लेबर, लोगों का मूवमेंट, काम की तलाश में। और तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों का मूवमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये तीनों फ्लोज आपस में इतने जुड़े हुए थे कि मिलकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे थे। ठीक है, अब ये फ्लोज ऑफ ट्रेड, लेबर, कैपिटल सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? तो रियल वर्ल्ड में ये दिखता कैसा था? इसको समझने के लिए चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिटेन के फेमस कॉर्न लॉज की कहानी।
ये एग्जाम्पल आपको दिखाएगा कि कैसे एक देश का एक कानून पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो सीन को इमेजिन कीजिए, 19th सेंचुरी का ब्रिटेन है, पॉपुलेशन बूम कर रही है, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, हर तरफ फैक्ट्रीज लग रही हैं। इस सब का सीधा मतलब था कि खाने की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और नतीजा, फूड प्राइसेस आसमान छूने लगे। अब इससे पैदा हुआ एक बहुत बड़ा क्राइसिस। देखिए, एक तरफ थे बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि फूड का इंपोर्ट बंद कर दो ताकि उनकी फसल महंगी बिके, और उनके प्रेशर में कॉर्न लॉस पास कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग थे, शहरों में रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके लिए रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट किया कि आखिर में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, उन्हें ये लॉज हटाने पड़े। और जानते हैं, इन लॉज के हटने का असर बिल्कुल इमीडिएट था। आप देख सकते हैं, जैसे ही कॉर्न लॉज हटे, ब्रिटेन में सस्ते इंपोर्टेड फूड की जैसे बाढ़ आ गई और फूड प्राइसेस तेजी से नीचे आ गए। आम आदमी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन इसका असर सिर्फ ब्रिटेन तक नहीं रुका, ये ग्लोबल था। सस्ते इंपोर्ट के आगे ब्रिटिश एग्रीकल्चर टिक ही नहीं पाया, बड़ी बड़ी खेती की जमीन खाली पड़ गई। इसकी वजह से लाखों लोग मजबूर हो गए अपना घर, अपना गांव छोड़कर या तो शहरों में जाने के लिए या फिर विदेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में माइग्रेट करने के लिए। और देखते ही देखते ब्रिटेन का खाना अब रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आने लगा। सोचिए, एक देश का डिसीजन और पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही रीशेप हो गई। तो इस पूरी कहानी का पॉइंट क्या है? यही कि आपकी प्लेट में जो खाना है ना, वो सिर्फ खाना नहीं है, वो ट्रेड, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की सदियों पुरानी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठें तो एक सेकंड के लिए जरूर सोचिए, इसकी स्टोरी क्या है?